नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर समीक्षा अधिकारी के छठवें एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 71 से आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में सही दिशा में व्यवस्थित करना है। यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ कौन से दर्रों का क्रम है, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्रम तभी पता चल पाएगा जब हम ये पता लगा लें कि कौन से दर्रा किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है। पहला दिया गया है बारलाचला। ये बारलाचला आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वैसे शिव किला की बात करूँ, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिलेपला सिक्किम में स्थित है। भारत के सिक्किम में जिलेपला स्थित है। ठीक बोमडिला की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थित है। इसकी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला की। हमारा जो क्रम बनता है वो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पश्चिम से पूर्व, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पश्चिम में है, उसके बाद उसके पूर्व में सिक्किम है और इसके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो 1, 2, 3, 4 जहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वहीं हमारा सही आंसर होगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य में स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच में कौन से तट स्थित है? तो आप सभी जानते हैं जो कोरोमंडल तट है वो कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य में स्थित है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पूर्वी समुद्री तट के विस्तार है, ठीक है, पूर्वी समुद्री तट के विस्तृत मैदान को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कहाँ से फैला हुआ है? देखिए, अगर ये बनाया जाए भारत का मैप तो यहाँ से आंध्र प्रदेश का जो एरिया है और जो तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया को देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब उत्तरी सरकार से लेके और ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, दक्षिण वाला, यहाँ तक कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ तक के जो एक्सपेंडेड पार्ट है इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इसी को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कोरोमंडल तट पे जुलाई तथा अगस्त महीने में, इसी एरिया में जुलाई और अगस्त की बात की जाए, जुलाई अगस्त में जब मानसून भारत की तरफ लौट रहा होता है, ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT कहाँ पे स्थित है? हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कि हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है तो कहाँ पे? आप सभी लोग जानते हैं गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, ठीक है, गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य जो स्थित है ये, उसका नाम है HFT, हिमालय फ्रंट थ्रस्ट, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, ऐसे हम बात करें मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, ये महान एवं लघु हिमालय के मध्य में है। पहला नंबर है महान एवं लघु हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में ये स्थित है। ठीक है, ऐसे हम बात करें कि मेन लघु हिमालय और लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य में कौन सी बाउंड्री स्थित है? ठीक है, देखिए यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक की बात करते हैं। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में जो स्थित है उसका नाम है MBT, MBT। ठीक है, जिसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पूछा था HFT की बात, क्या पूछा था? HFT, तो HFT का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? देखिए, 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अलग किया जाता है? दिया है अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा।
तो सही आंसर क्या होगा इसका आप बताइए, फिर मैं अब बताता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 डिग्री चैनल की बात मैं करूँ, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही स्थित है, वहीं से 10 डिग्री चैनल पास होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। ये अंडमान निकोबार है कहाँ? ये बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इनमें नारकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलता है। इसमें एक नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम आइलैंड है। उस नारकोंडम आइलैंड में एक ज्वालामुखी देखने को मिलता है, क्योंकि ज्वालामुखी बहुत सारे अंडमान निकोबार पे देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उसमें एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, ठीक है। एवं यही एक ऐसा है नारकोंडम जहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी है, इनएक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनोस पाई जाती हैं। हम बात करें एक्टिव ज्वालामुखी की, तो एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वो है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखियाँ देखने को मिलती हैं। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है उसका क्या नाम है? आइए मैं बता देता हूँ। देखिए, अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है, जो ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, और सैडल पीक की अगर हम बात करें कितनी ऊंचाई है तो 732 मीटर, याद रखिएगा, 732 मीटर की उसकी ऊंचाई है। वहीं निकोबार द्वीप की अगर बात की जाए तो निकोबार द्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट थूलियर। निकोबार द्वीप की अगर बात की जाए, निकोबार द्वीप की अगर बात की जाए, सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। और माउंट थूलियर की जो हाइट है वो है 642 मीटर, 642 मीटर ऊंचाई है इसकी। चलिए, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ये रहा 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। वहीं और भी बहुत सारी चैनल हैं जो बहुत सारी स्थलों को विभाजित करती हैं, उसको देख लेते हैं। ये भी पूछ देता है कि मालदीव एवं मिनिकॉय, मालदीव, ठीक है, एंड मिनिकॉय, इन दोनों को कितने डिग्री चैनल अलग करती है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री की बात पूछेगा तो 9 डिग्री की अगर बात की जाए, 9 डिग्री चैनल जो होती है, ठीक है, ये 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। चलिए, वहीं हम मैं बात करूं छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य, आपको बताया अभी कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में एक डंकन पास है। कौन सी, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी, कौन सी खाड़ी है, कौन सा पास कहाँ से गुजरती है? दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान की बात करें, ठीक है, एंड लघु अंडमान की बात करें तो इन दोनों अंडमान के पास एक खाड़ी है जिसका नाम है डंकन, डंकन पास है। यहाँ पे कौन सा पास है? डंकन पास है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि कोको स्टेट का नाम आपने सुना होगा। कोको द्वीप जो म्यांमार में है, ये एक टाइम पे भारत का हिस्सा हुआ करता था। खैर,
कि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्टेट है, कोको आइलैंड, ठीक है। जो कोको आइलैंड है वो उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान और नॉर्थ अंडमान, ठीक है, और उत्तरी अंडमान और मध्य के बीच में है। कहाँ पे है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्टेट है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अंडमान और कोको आइलैंड, ये इन्हीं दोनों के मध्य में ये पाया जाता है कोको स्टेट। चलिए, कोको स्टेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें ग्रैंड चैनल का या पाक स्टेट का। पाक स्टेट का आप लोग सभी जानते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका का मध्य वाला जो एरिया है वो पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु एवं श्रीलंका, तमिलनाडु एवं श्रीलंका की बात करें, इनके बीच में पाक जल संधि पाक स्टेट अलग करती है, इनको पाक स्टेट ही अलग करती है। और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, सुमात्रा व निकोबार के मध्य को ग्रैंड चैनल बोलते हैं। सुमात्रा और निकोबार के जो मध्य का चैनल है, और निकोबार के जो मध्य का चैनल है उसका नाम है, ठीक है, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। चलिए, इतना याद रखिएगा। और भी बहुत सारी खाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई जो सूची है, सूची 1 को सूची सेकंड सबको मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 में दिया है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आपको बताने हैं नदियों के आधार पे कि किन किन नदियों के बीच से कौन सी हिमालय का क्षेत्र बनता है। हिमालय के जनरली ये भी 4 टाइप है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। चलिए मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं, हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। आप सभी जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजन किया गया है। अगर उत्तर से दक्षिण की भाग को छोड़ दिया जाए, उत्तर से अगर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की स्थिति देखें, वेस्ट टू ईस्ट वाले एरिया में आगे बढ़ें, इस तरीके से आगे बढ़ें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 हिमालय पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम दिखते हैं। तो सिंधु एवं सतलज नदी के बीच जो हिमालय स्थित है, हिमालय का जो भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर 4। देखिए, पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। वैसे हम बात करें सतलज तथा काली नदी के बीच में कौन सी हिमालय है, तो उसको कुमाऊं हिमालय जानते हैं, ठीक है। सतलज तथा काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बात की जाए नेपाल हिमालय की, तो काली तथा तीस्ता नदियों के बीच, काली तथा तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वहीं असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इसका सही क्रम। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो बनाती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे बढ़ते हैं। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। हिमालय में वर्षण मुख्यतः
हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में जो वर्षा होता है मुख्यतः हिम के रूप में होता है। दूसरा दिया है तमिलनाडु के तटीय तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है। और तीसरा दिया है उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से और पूर्व की ओर घटती जाती है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताने हैं कि कौन सी कथन यहाँ पे सत्य है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, हिमालय में जो वर्षा होती है अधिकतर हिम के रूप में होता है, ये आपको पता है। ठीक है, हिमालय में जो बारिश होती है हिम के रूप में बारिश होती है, ये करेक्ट है। ठीक, वहीं बात करें कि देश के जो शेष भाग है वहाँ पे ये वर्षा के रूप में बारिश होती है, वहाँ पे हिम के रूप में नहीं गिरता है। और हिमालय वाला जो एरिया इतना वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है कि वहाँ की जो नमी होती है, बारिश होती है, वो बर्फ़ में जम जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जो बारिश होती है उसका टाइम पीरियड जून से लेके सितंबर तक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तमिलनाडु तट की बात की जाए, ठीक है, तमिलनाडु तट की बात की जाए तो यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में बारिश होती है, क्योंकि इसमें मानसून लौट रहा होता है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा के सामान्यतः जो मात्रा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे ही हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बारिश की मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पे घटने लगती है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट की बात की जाए, ठीक है, पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा मापा गया है। वर्षा को मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो लगभग 400 सेंटीमीटर, ठीक है, 400 सेंटीमीटर जो वर्षा का लेवल मापा गया है वो पश्चिमी तट के भागों में उत्तरी पूर्वी भारत में मापा गया है। वहीं अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, इन सभी भागों में लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बारिश होती है बहुत कम देखने को मिलती है, सिर्फ 60 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे वर्षा कम होती है। जलवायु की यह विभिन्नता या जलवायु की बोल सकते हैं ये डिफ्रेंसिएशन लोगों के जीवन में बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न करती है। अलग अलग जलवायु का अलग अलग लोगों पे इफेक्ट देखने को पड़ता है। उनके भोजन, उनके खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों पे बारिश का असर दिख जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। ठीक है, कथन 1 सही था, 2 भी सही है, 3 नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करें यहाँ पे 76 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है केवल 1 और 2 वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है। दूसरा, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन से नहीं। चलिए, मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते रहते हैं ना, वहीं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है। तो जहाँ पे ज्वार भाटा है वहाँ पे मैंग्रोव, तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और ये वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, मिट्टी और बालू एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होने के बाद से ये एक कह सकते हैं कि गाद जैसा मिट्टी बन जाता है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें हमेशा, अधिकतर पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये भी देखिएगा, ये हमेशा घने तौर पे पाई जाती है और इसकी जो जड़ है पानी में डूबी रहती है। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसका ऑप्शन नंबर माने ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों, यानी कि सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की मैं बात करूं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है।
अगर हम भूमि निम्नीकरण की बात करें तो गहन खेती करने से भूमि निम्नीकरण होती है, या अधिक सिंचाई करने से, या वन उन्मूलन से, या अति पशुचारण से। देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है ना, उसका मुख्य कारण होता है सिंचाई। अधिकतर सिंचाई, पंजाब में ज़्यादातर खेती होती है, अधिकतर सिंचाई वहाँ देखने को मिलता है। अति सिंचाई से उत्पन्न जो जलाक्रांतता है, ठीक है, जलाक्रांतता हो जाती है भूमि पे, जिसके कारण ये भूमि निम्नीकरण देखने को मिलती है। सिंचाई ज़्यादा कर देने से पानी की मात्रा ज़्यादातर बढ़ जाती है मिट्टी में, और उससे भूमि का निम्नीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें होता यह है कि मृदा में जो लवणीय मात्रा होती है और क्षारीय मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 पे आते हैं। किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? देखिए जो दलहनी पौधे होते हैं, जो नाइट्रोजन उसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इनको नाइट्रोजनस प्लांट भी कहा जाता है, यानी एटमॉस्फेयर से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करके दलहनी पौधों को देते हैं और अपना विकास करते हैं दलहनी पौधे। तो मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, तूर अरहर की दाल है और मटर की दाल है। इन सब में दिया गया है कि वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को कौन बनाए रखती है? भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने में कौन सा ऐसा मटर कह सकते हैं, कौन सा ऐसा दालों की पौधा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है? तो मैं बताता हूँ कि अरहर को अगर छोड़ दिया जाए, फलीदार जो फसल है तूर अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के रोटेटिंग साइकिल में ही बोया जाता है। तो मूंग, उड़द और मटर ए बी डी। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ए बी डी दिया गया है 79 का। देखिए क्वेश्चन था, एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा डीप समझ लेते हैं। किस फसल को छोड़कर बोला है, किस फसल को लेके नहीं, किस फसल को छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में वो मदद करता है। आप सभी लोग गांव में देखे होंगे, गांव में ये जो अरहर का पौधा खेतों में बोया जाता है, मिट्टी में जब नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो अरहर के लोग पौधा लगा देते हैं। वो अरहर का पौधा क्या करता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और मिट्टी को देता है, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। उसके बाद उस फसल के कटने के बाद जो भी आप फसल मिट्टी में बोएंगे उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, 80 की बात करें, तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित सूचियों में असत्य सूची का चयन करना है। देखिए इसमें असत्य सूची चयन करना है जो गड़बड़ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो कुछ डिजीज दिए गए हैं और कुछ वाहक दिए गए हैं, यानी जीवाणु, विषाणु, माइक्रोब्स ये सब दिए गए हैं। किसके माध्यम से कौन सा फैलता है? जो सही होगा उस तो ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ होगा उसी को करेक्ट करना है आपको। चलिए बताता हूँ। काला आजार, काला आजार का अपना नाम सुना है, ठीक है। ये लिस्मैनियासिस की बात करें, काला आजार लिस्मैनियासिस, इसको बोला जाता है मैनियासिस, लिस्मैनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है, जो कि एक परजीवी पैरासाइट से होता है। उस परजीवी जो प्रोटोजोन जनित बीमारी है। कौन सी? ये जो काला जार है ये परजीवी प्रोटोजोन से उत्पन्न होता है। पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक प्रोटोजोन, ये प्रोटोजोन जनित बीमारी है। जबकि यहाँ पे जीवाणु दिया गया है, पहला ही यहाँ पे क्या हो गया, साफ साफ गलती देगी, ये गड़बड़ है, ठीक है। ये प्रोटोजोन जनित पैरासाइटिक वे में काला आजार फैलता है। यह रोग इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित कर देता है। ये काला आजार में होता क्या है, इसमें हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। गंजापन कवक जनित बीमारी है। गंजापन क्या है? ये कवक, अगर कवक यानी फंगस के माध्यम से गंजापन देखने को भी मिलता है। वहीं हम हर्पीज की बात करें, हर्पीज व ट्रेकोमा, ये दोनों वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं।
ये दोनों विषाणुजन्य बीमारियां हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए है काला आजार ये गड़बड़ है। जीवाणु जनित नहीं होगा बल्कि प्रोटोजोन जनित होगा, परजीवी जनित होगा, जिसको काला आजार लिस्मानियासिस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। तो आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।